सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 14 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में आरबीआई ने ई रूपी की सीमा को 10,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 1,00,000 रुपए। तो पहले तो ये लाइन याद रखना कि आरबीआई ने ई रूपी डिजिटल वाउचर की लिमिट को 10,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? 1,00,000 रुपए। अब बात करते हैं ई रूपी क्या है। देखो इसे 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था। ये एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो बिना किसी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के काम करता है और इसके लिए किसी भी स्मार्टफोन या इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होती है। ई रूपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक रूपी और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। मतलब ये कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस डिजिटल पेमेंट सर्विस है जो भीम यूपीआई पर आधारित है। ये एसएमएस और क्यूआर कोड की मदद से काम करता है। ये असल में एक प्रीपेड रिचार्ज कूपन की तरह काम करता है, यानी कि इसमें एक निश्चित अमाउंट स्टोर्ड होता है जो रिडीम करने पर बेनिफिशियरी के अकाउंट में जमा हो जाता है। इसको आप उस तरह से समझ सकते हो जैसे कि हमारे पहले रिचार्ज कूपन नहीं आते थे क्या मोबाइल के, जिससे रिचार्ज करने पर जो रिचार्ज कूपन की अमाउंट राशि होती थी वो हमारे मोबाइल अकाउंट में जमा हो जाती थी। उसी तरह से तो ई रूपी ये लाभार्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस या क्यूआर कोड के जरिए भेजा जाता है जो सिर्फ लाभार्थी को ही देय होता है, यानी कि कोई दूसरा उसे रिडीम नहीं कर सकता। तो अभी आरबीआई ने ई रूपी की सीमा को 10,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? 1,00,000 रुपए। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के हैं। और पहले गवर्नर कौन थे? पहले ब्रिटिश गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। अच्छा, आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? यंग हिल्टन आयोग। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। और आरबीआई के एक पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल। इनसे 2 प्रश्न याद रखना। एक तो इन्होंने बुक लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, और अभी ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष भी बन गए हैं। अच्छा, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? तो आंसर होगा गुजरात। तो इतना आप याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में विदेश में 3,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो आंसर होगा मिताली राज। तो अभी भारतीय वनडे कप्तान मिताली राज, इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। उन्होंने 59 रन की पारी खेली है और इसी के साथ विदेश में 3,000 रन बनाने वाली वे दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने विदेश में 30 बार 50 प्लस स्कोर बनाया है और वे इस मुकाम पर पहुंचने वाली भी दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। और वैसे आपको मिताली राज से याद आएगा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी थी? मिताली राज। और अगर आपसे पूछा जाए पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम क्या है? स्मृति मंधाना। और सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन बनी थी? शेफाली वर्मा। और बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी थी कौन? स्मृति मंधाना। और इन्हीं के नाम से हमने पढ़ा था कि आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड और रचेल हे हो फ्लिंट अवार्ड किसने जीता? स्मृति मंधाना ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी थी? तो आंसर होगा अंशुला राव। और भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंट्रेटर का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? चंद्रा नायडू। और सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर का भी निधन हो गया था, उनका नाम क्या था? इलीन एश था। और यहाँ पे मिताली राज से एक और प्रश्न आप याद रख सकते हो कि इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोटे एडवर्ड को पछाड़ करके सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी थी कौन? मिताली राज। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो भी करंट अफेयर्स में थे, इनको याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 फरवरी को। तो लोगों को डी वार्मिंग के बारे में जागरूक करने के लिए 10 फरवरी को ये नेशनल डी वार्मिंग डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। इस दिन की शुरुआत स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2015 में की थी, जिसका उद्देश्य क्या है? आंतों के कीड़ों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं एक बार फरवरी में कौन कौन से डे मनाए हमने। 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक बल ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे,
8 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे होता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे होता है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे होता है। 12 फरवरी को राष्ट्र उत्पादकता दिवस नेशनल प्रोडक्टिविटी डे होता है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे होता है और 13 फरवरी को ही हमने राष्ट्र महिला दिवस के रूप में मनाया। तो ये सारे डेज आपको याद रखने हैं। और देखो जनवरी के भी सारे डेज आपको याद होने चाहिए। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बना दिया और उसका क्विज भी अपलोड कर दिया आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो वो वीडियो तो देख ही लेना, साथ में वो क्विज की प्रैक्टिस भी करते रहो ताकि चीज़ें आपको याद भी रहे। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो अभी जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, अभी उन्होंने सिंगल विंडो पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसे नेशनल सिंगल विंडो के साथ एकीकृत यानी कि इंटीग्रेट किया गया। और इसी के साथ ये पहला केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बन गया है जिसने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल पर 130 औद्योगिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की बात करें तो ये सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था, जो कि एक सिंगल विंडो पोर्टल है। मतलब जो भी निवेशक होते हैं, जो भी उद्यमी होते हैं, उन्हें सरकार से जो भी आवश्यक परमिशंस चाहिए होती है ना, उसके लिए उन्हें अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। सब इसी पोर्टल पे उनका काम हो जाएगा। तभी तो इसको कहा गया सिंगल विंडो पोर्टल। मतलब ये एक ही विंडो है, यहाँ पे आपके सारे काम हो जाएंगे, आपको 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है। अब बात यहाँ पे जम्मू कश्मीर की है। तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। देखो इसकी कैपिटल क्या हो गई? जम्मू भी है और श्रीनगर भी है। समर कैपिटल श्रीनगर है, विंटर कैपिटल जम्मू है। और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्तमान में कौन है? मनोज सिन्हा है। और पूछा जाए इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जो कि वर्तमान में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। अच्छा, यहां से 2 गांव आपको याद रखने हैं जम्मू कश्मीर के। अभी किस गांव को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया था? तो आंसर होगा जेरी गांव को। और 100% दोनों डोज देने वाला, टीकाकरण करने वाला पहला गांव कौन सा बना था? जम्मू कश्मीर का वेयान गांव। अभी पर्यटन को प्रमोट करने के लिए पहली बार अहर्बल फेस्टिवल यहाँ पे मनाया गया था। और यहीं पे एक ग्राम पंचायत एक डीजी पे सखी योजना शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना। और ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए 7 नाम से एक पहल भी यहाँ पे शुरू की गई थी। इसके अलावा बुनकरों के लिए कारखंडर योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और सरकारी कामकाज की निगरानी और कामों को समय पर पूरा करने के लिए प्रूफ एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। प्रूफ मतलब हो गया फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। यहीं पे ही बंगस आवाम मेला लगता है, खीर भवानी मेला भी यहीं पे लगता है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खोला गया। और जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर का नाम है पूजा देवी। देखो यहाँ पे आपको डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क मिलेगा, जबकि सलीम अली बर्ड सेंचुरी आपको मिलेगा गोवा में। किश्तवाड़ नेशनल पार्क है यहाँ पे, दचिंगम नेशनल पार्क यहाँ पर है। और यहाँ पे हंगुल मिलता है, जो कि जम्मू कश्मीर का राज्य पशु है। और वुलर झील, भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, वो भी आपको यहीं पे मिलेगी। तो ये ध्यान रखना सब। पढ़ते आगे। बताइए कौन सा मंत्रालय री इमेजिंग म्यूजियम इन इंडिया पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय अभी 15 और 16 फरवरी 2022 को री इमेजिनिंग म्यूजियम इन इंडिया पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। वैसे संस्कृति मंत्री हमारे कौन है? जी किशन रेड्डी है। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, अभी 2021 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया था? मतलब इसकी अध्यक्षता किसके पास थी? तो आंसर होगा इटली। और 2022 में G20 की अध्यक्षता है इंडोनेशिया के पास। और 2023 में G20 की अध्यक्षता होगी भारत के पास। और भारत ने अभी 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया था। और 2022 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास चली गई? चाइना के पास। अभी 2021 में कोप 26 का आयोजन हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और कोप 27 होगा 2022 में मिस्र में। और 2028 में यानी कि अगले साल 2023 में जो होगा वो कोप 28 होगा, जो कि कहाँ पे होगा? यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है अभी हाल ही में किस जिले ने दिसंबर 2021 के लिए नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में सबसे बेहतर आकांक्षी जिले के लिए
पहली रैंक हासिल की है? तो आंसर होगा मलकानगिरी, उड़ीसा। तो अभी नीति आयोग ने चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग दिसंबर 2021 के लिए कृषि और जल संसाधन क्षेत्र में 5 सबसे बेहतर आकांक्षी जिलों की घोषणा की है, जिसमें से उड़ीसा का मलकानगिरी पहले स्थान पर रहा, दूसरे पे मध्य प्रदेश का छतरपुर रहा, तीसरे पे जम्मू कश्मीर का बारामुल्ला रहा और चौथे पे रहा झारखंड का रामगढ़ और पांचवा बिहार का बेगूसराय। देखो बात नीति आयोग की है तो आपको याद होगा योजना आयोग की जगह पर लाया गया था ये 2015 में। तो आप कहोगे नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। लेकिन पहले उपाध्यक्ष पूछेंगे तो अरविंद पनगड़िया है। उसी तरह से वर्तमान में सीईओ तो है अमिताभ कांत, लेकिन पहले सीईओ कौन थे? सिंधु खुल्लर थे। अभी आपको याद होगा नीति आयोग ने चौथा स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया था। उसमें ओवरऑल कैटेगरी में बात करेंगे तो बड़े राज्यों में केरल टॉप पे था, छोटे राज्यों में मिजोरम और यूनियन टेरिटरीज में दादर व नागर हवेली। और उसके अलावा भी नीति आयोग ने गरीबी सूचकांक जारी किया था, यानी कि मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। उसमें सबसे गरीब राज्य बताया गया बिहार को और सबसे कम गरीब बताया गया था केरल को। और अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स जारी किया था नीति आयोग ने, उसमें टॉप पे रहा था शिमला। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए भारत किस देश को आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो भारत श्रीलंका को आधार कार्ड जैसा डिजिटल आइडेंटिटी ढांचा बनाने में मदद करने को तैयार हो गया है। इसके लिए भारत श्रीलंका को ग्रांट भी जारी करेगा। तो ये जो पहल है ये दिसंबर 2019 में श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुई थी। अब बात यहाँ पे श्रीलंका की है तो ये रहा मैप में श्रीलंका। कैपिटल देखो इसकी 2 कैपिटल है। कमर्शियल कैपिटल इसकी कोलंबो है, जहाँ पे आपको हेडक्वार्टर मिलेगा एशियन क्रिकेट काउंसिल का, जिसके अध्यक्ष कौन है? जय शाह। और इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट हो गए गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। भारत और श्रीलंका के बीच में आपको एक स्ट्रेट भी मिलेगा, उसका नाम है पाक स्ट्रेट, हिंदी में कहेंगे पाक जलडमरू मध्य। और श्रीलंका के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम? मित्र शक्ति करते हैं और स्लाइनेक्स नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। उसके अलावा आपको याद होगा मैच फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में रखने वाला पहला एशियाई देश यही था श्रीलंका। और साउथ एशिया का सबसे ऊंचा टावर भी बना है श्रीलंका में, जिसका नाम है लोटस, जिसकी ऊंचाई 350 मीटर। अच्छा वैसे श्रीलंका के साथ अभी नवंबर 2021 की बात है, हमने दोस्ती नाम का अभ्यास भी किया था, लेकिन इसमें भारत और श्रीलंका ही नहीं है, इसमें भारत भी है, श्रीलंका भी है और मालदीव भी होता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी शैक्षिक अवसरों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए तेलंगाना सरकार और ब्रिटिश काउंसिल ने आपस में समझौता किया है। अब समझौता किया तेलंगाना ने, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे। और हैदराबाद से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बताए थे, जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहाँ पे शुरू हुआ? हैदराबाद में। अभी हमने पढ़ा था भारत का पहला ओपन रोक संग्रहालय कहाँ पे खुला? हैदराबाद में। अभी हमने पढ़ा था स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? हैदराबाद में, जो कि रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई स्टैच्यू है। अभी 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय शहर बना हैदराबाद। उसके अलावा दुनिया का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क और वाटर नॉलेज सेंटर ये कहाँ पे स्थापित किया गया? हैदराबाद में ही। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला? हैदराबाद में ही। और हैदराबाद में आपको मिलेगा नेहरू जूलॉजिकल पार्क। अभी उसे ISO सर्टिफिकेट मिला और इसी के साथ ये ISO सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला चिड़ियाघर भी बना। बाकी यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है के चंद्रशेखर राव। गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। और इनके नाम से आपको याद आएगा अभी पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज भी संभाल रही हैं। किन की जगह ली इन्होंने? किरण बेदी की।
और किरण बेदी से एक प्रश्न बनेगा आपके लिए। अभी इन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। अगर आपको बुक का नाम याद आता है तो अच्छी बात है, या बुक का नाम याद नहीं आता है तो एक काम जरूर करना, अभी टॉपिक वाइज सीरीज हमारी चल रही है, तो जनवरी में जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स है उनका एक सेपरेट वीडियो बना करके मैंने अपलोड कर दिया, तो वो वीडियो आपको जरूर देखना है। और वीडियो देखने के बाद दूसरा काम ये करना है, तो उन सभी बुक्स के क्वेश्चंस की क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी गई है, वहां जाकर के वो क्विज भी लगानी है और फिर खुद से एनालिसिस करना है कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सही किए हैं। चीजें ऐसे ही याद होएगी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बाकी अगर पूछा जाए देश का पहला मध्यस्थता और सुलह केंद्र यानी कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर कहाँ पे खुला, तो आंसर होगा तेलंगाना में। अच्छा बताओ, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने तेलंगाना के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना? पोचमपल्ली को। तो ये सब ध्यान रखना, आप बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने पेंशन के विवरण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली सरकार ने पेंशन वितरण की पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस को डिजिटल कर दिया है। मतलब आवेदन पत्र भरने से लेकर पेंशन वितरण तक पूरी प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन हो गई है। अभी दिल्ली की समाज कल्याण विभाग ने इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक लागू किया है और ये भी कहा है कि पेंशन मामलों में अब कोई भी बाधा या देरी नहीं होगी। अच्छा, पेंशन से आपको एक इंडेक्स याद आएगा, मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021। बताओ उसमें भारत की रैंक क्या थी? उसमें भारत 40वें स्थान पे था, टॉप पे आइसलैंड था। और अगर पूछा जाए देश का पहला स्मोक टावर ये कहाँ पे लॉन्च हुआ, तो आंसर होगा दिल्ली में। और देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर कहाँ पे लगाया गया था? चंडीगढ़ में। अभी आपको याद होगा दिल्ली गवर्नमेंट के देश के मेंटर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था सोनू सूद को। और दिल्ली पुलिस ने अभी उन्नति नाम से एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। वैसे दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन है? राकेश अस्थाना है, ध्यान रखना ये भी। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा रेलटेल। तो रेलटेल ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ये ICAI पुरस्कार जीता है। ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो कंपनी को प्लेग यानी कि पट्टिका श्रेणी में विजेता घोषित किया गया और ये जो पुरस्कार है ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, वैसे तो आपको पता ही है हमारे वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। लेकिन पूछा जाए पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। और अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO बन गए हैं। क्या नाम है उनका? विनय कुमार त्रिपाठी। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि अभी भारतीय रेलवे ने अपने ट्रेन गार्ड का नाम बदल करके क्या कर दिया है? बताइए, हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी बजाज समूह के पूर्व चेयरमैन का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? राहुल बजाज। तो बजाज ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित राहुल बजाज का अभी 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इनका नाम ध्यान रखना। अब बात करते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी 2021 के लोकतंत्र सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 46